देश के 90% संसाधनों के संपत्ति के मालिक हैं और देश के 90% लोग देश की केवल 10% संसाधनों और संपत्ति के मालिक हैं। मतलब डिस्पैरिटी देखिए कितनी ज्यादा है। एक व्यक्ति है जिसके पास इतनी खाद्य सामग्री है कि वो खाता भी है और फेंकता भी है, और एक वो व्यक्ति है जिसको भरपेट खाना भी नहीं मिलता। आपने सुना होगा कि एक बार एक बच्चे को उसकी माताजी ने थप्पड़ मारा, तो किसी ने पूछा भी बच्चे को क्यों मार रहे हो? उसने कहा ये दूध नहीं पी रहा। और एक बच्चे को इसलिए थप्पड़ लगा क्योंकि वो अपनी मां से दूध मांग रहा था। तो ये जो देश के अंदर एक ऐसा वातावरण है जिसमें सबको समान रूप से आगे बढ़ने के रास्ते नहीं हैं। जो खेत की जमीन है या जो प्राकृतिक संसाधन है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जल, जंगल, जमीन, नदियां या खनिज पदार्थों की खानें जहां से अरबों खरबों रुपया पैदा होता है, क्या कोई व्यक्ति उसे अपनी मां के पेट से पैदा होते हुए साथ लेके आया था? और अगर नहीं लाया तो फिर कुछ ही लोग उसके मालिक क्यों हैं? देश के बाकी लोगों को उसमें हक और हिस्सा क्यों नहीं मिला? क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? कुदरत ने जातियां नहीं बनाई, चालाक इंसानों ने जातियां बनाई। क्योंकि पूरी दुनिया के इतिहास को पढ़ लीजिए, पूरे दुनिया के अंदर कहीं पर भी जातियां नहीं है। केवल भारत के अंदर या जिस देश में भारत के लोग जाकर बस गए, केवल वहां पर जातियां हैं। तो जातियों को किसने बनाया और जातियां बनाने से फायदा किसको हुआ? मुझे लगता है इस पे जरूर विचार करना चाहिए। कुदरत ने तो जातियां नहीं बनाई। देश के अंदर धर्मशास्त्रों के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था की गई कि पहले तो पूरे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया, और 4 वर्णों में बांटने के बाद देश के 90% लोग जो चौथे वर्ण में शूद्र में आते हैं, उनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा दी गई, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा दी गई, उनके धन संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगा दी गई। इसी की वजह से, जो मैंने अपना रिसर्च मेरा कहता है, इसी की वजह से हमारे देश के 90% लोग लगभग 3500 साल तक गुलाम रहे। और उन्होंने काम किया 14-14 घंटे प्रतिदिन, लेकिन काम के बदले में कभी पैसे नहीं मांगे, और अगर मांग लिए तो मार खानी पड़ती थी। धन्य हो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश के 90% नहीं बल्कि 95% लोगों के लिए भारत का संविधान बनाकर हक अधिकार देकर उनके तरक्की के रास्ते खोल दिए। वरना आपको पता होगा, धर्मशास्त्रों के आधार पर देश की आधी आबादी महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का देश में अधिकार नहीं था। महिलाओं को धन संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं था। जवानी में पति मर जाए, उसके बाद पूरी जिंदगी अंधेरे कमरे में गुजारना पड़ता था। महिलाओं को दूसरी शादी करने का हक नहीं था। अगर महिलाओं के पति उत्पीड़न करते हैं, मार पिटाई करते हैं, जल्लाद और जालिम हैं, उसके बाद भी महिलाओं को तलाक लेने का हक नहीं था।
तो इस आदि आबादी देश की महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, जो 1951 में हिंदू कोड बिल लेके आए, जिसमें देश की महिलाओं को अगर जालिम और क्रूर पति है तो उसको तलाक लेने का हक होना चाहिए, और अगर पति जवानी में गुजर जाए तो उसको दूसरी शादी करने का हक होना चाहिए। महिलाओं का अपने पिता और पति की संपत्ति में हक होना चाहिए, और बच्चे अगर नहीं होते तो बच्चे गोद लेने हक का हक होना चाहिए। पति अगर उसको छोड़ दे तो उसको गुजारा भत्ता लेने का हक होना चाहिए। इन सारे हक अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1951 में हिंदू कोड बिल लेके आए। पूरी की पूरी संसद बाबा साहेब के खिलाफ हो गई कि ये तो पूरे धर्म के खिलाफ है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इस देश की महिलाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ना क्या धर्म के खिलाफ है? लेकिन पूरे के देश के सांसद उनके खिलाफ हो गए। लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं अपने देश की महिलाओं को उनके हक अधिकार ना दिलवा पाया तो फिर मुझे मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और नेहरू के ऊपर इतना दबाव बनाया, उसके बाद ये कानून बने, लेकिन 4 टुकड़ों में बंटकर बने। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, जिसमें तलाक का अधिकार भी दिया, बाकी महिलाओं के अधिकार दिए। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, जिसमें संपत्ति का हक दिया। 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, जिसमें बच्चे गोद लेने का और गुजारा भत्ता का अधिकार मिला। और 1956 में ही गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट आया, जिसमें गार्जियन बनने का हक उनको मिला। तो ऐसे थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने देश की आदि आबादी महिलाओं को भी अधिकार दिलाए, और देश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, जिनको देश की जमीन में हक नहीं था, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको मानवता का भी अधिकार नहीं था। हालात ये थी कि अगर वो गलती से भी श्लोक सुन ले तो कान में खोलता हुआ शीशा डाल दिया जाता था, और अगर गलती से श्लोक अपने मुंह से पढ़ दे तो उनकी जीभ कटवा दी जाती थी। ऐसे हालात से निकालकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश की न केवल महिलाएं, न केवल देश के अनुसूचित जाति के लोग, न केवल जनजाति के लोग, बल्कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी भारत के संविधान में हक अधिकार देकर अपने जीवन में विकास का रास्ता खोल दिया। जिस वक्त आजादी का आंदोलन चल रहा था, अगर आप लोग इतिहास को पढ़ने का काम करें, चूंकि मैं तो इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, तथ्यों के आधार पर बोलता हूं, हवा में कोई बात नहीं करता। जब आप इतिहास को पढ़ोगे तो आप पाओगे ये आजादी का जब आंदोलन देश की आजादी का चल रहा था, उस वक्त 2 आजादी के आंदोलन चल रहे थे। 2, एक 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का आंदोलन, जिसमें नेहरू जी, जिन्ना जी, गांधी जी, कलाम जी और दुनिया भर के बड़े बड़े विश्व के ख्याति प्राप्त कम से कम 100 नेता और उनके पीछे लाखों कार्यकर्ता थे। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोग मंच पे भी बैठे हैं और मंच के नीचे भी बैठे हैं, क्या उस पूरे के पूरे आंदोलन में कहीं देश की महिलाओं के हक अधिकार की कोई चर्चा थी? क्या उस पूरे के पूरे आंदोलन में इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के हक और अधिकार की कहीं कोई चर्चा थी? नहीं थी। तो उसी वक्त एक और आंदोलन चल रहा था। एक तरफ ये 200 साल की गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी का आंदोलन, जिसमें सिर्फ लड़ाई इस बात की थी कि अंग्रेजों के हाथ से सत्ता निकलकर देश के काले अंग्रेजों के हाथ में आ जाए, और दूसरी आजादी की लड़ाई 3500 साल की गुलामी के खिलाफ, देश की महिलाओं की आजादी की लड़ाई, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की आजादी की लड़ाई। इस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अकेले चंद साथियों के साथ लड़ा। उस लड़ाई में खून भी बहाया गया, कितने लोग मारे गए, कितनों ने कुर्बानी दी। और इस लड़ाई की खूबसूरती ये है, इसमें किसी का खून नहीं बहाया गया। कलम के दम पर अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपनी योग्यता से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को सफलतापूर्वक न केवल लड़ा, बल्कि सबको 3500 साल की गुलामी से आजादी दिलाकर सबको कानून की नजर में समान कर दिया, सबको उनके हक अधिकार दे दिए, और रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों मिलने का, आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता खोल दिया।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने का फिर से मौका मिलना शुरू हो गया। जिनको हजारों साल तक शिक्षा से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, व्यापार से वंचित रखा, ऐसे 90% समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया। और तो और एक खूबसूरती सुनिए, इस संविधान सभा के अंदर जब देश में वोट के अधिकार पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य चाहते थे कि वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए। जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने इतिहास को नहीं पढ़ा उनको नहीं पता होगा। जब संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को मिलना चाहिए। कुछ लोग इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार ग्रेजुएट के साथ साथ बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी मिलना चाहिए, और कुछ लोग इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार ग्रेजुएट के साथ साथ पूंजीपतियों के साथ साथ देश के बड़े बड़े जमींदारों को भी मिलना चाहिए। तब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खड़े हो गए संविधान सभा में और इस बात के लिए अड़ गए कि वोट का अधिकार केवल 3 ग्रुप को नहीं, देश में रहने वाले सभी लोगों को, न जाति इसमें बाधा बनेगी, न धर्म इसमें बाधा बनेगा, न स्त्री पुरुष इसमें बाधा बनेगा, जितने भी लोग देश के अंदर रहते हैं सभी को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने संविधान सभा को इस बात के लिए तैयार किया। और आज सोच के देखो, अगर हमारे लोगों को वोट का अधिकार ना मिला होता, अगर देश के गरीबों को वोट का अधिकार ना मिला होता, तो क्या कोई नेता आपके घर पे आता? नहीं आता जी। आज तो बड़े से बड़ा नेता हमारे गरीब से गरीब के घर पर वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के आता है और कहता बताइए तुम्हें क्या चाहिए, सरकार को कौन सी पॉलिसी तुम्हारे लिए बनानी चाहिए, जो आप कहोगे हम करेंगे, बस हमें वोट दे देना। ये सारा केवल और केवल वोट के अधिकार की वजह से हुआ, वरना आपके घर पे कोई आपके दुख को पूछने वाला नहीं था। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं सरकारों ने बनाई है, ये योजनाएं इसलिए बना पाई क्योंकि आज गरीब से गरीब आदमी की वोट की जरूरत है, तभी सरकार बनेगी। जिधर मेजोरिटी चली जाएगी सरकार उसकी बनेगी। इसलिए ये जो प्रजातंत्र की खूबसूरती है, जिसमें वोट से राजा पैदा होता है, मां के पेट से राजा पैदा नहीं होता, इसीलिए आज बड़े से बड़ा नेता हाथ जोड़ के गरीब से गरीब के घर पे वोट मांगने जाता है। और मैं जो अशोक टकसालिया कह रहे थे, ये इन्होंने आधी बात की है, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। ये कह रहे थे कि पढ़ने का अधिकार जो है, मतलब पढ़ाई का खर्चा पूरा सरकार उठाए। केवल पढ़ाई से हम संतुष्ट नहीं है। दिल्ली की सरकार कहती है पढ़ाई का भी और बीमारी से इलाज का भी दोनों खर्चे सरकार ही उठाए। भाई सोचो जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले सरकारी स्कूल होते थे पूरे देश में, प्राइवेट स्कूल तो नहीं थे 40 साल पहले। सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक देना। आज देश के अंदर जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनका रिकॉर्ड उठा लो। जितने देश के अंदर सीनियर इंजीनियर, डॉक्टर हैं, जितने सीनियर देश के अंदर आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उसके पूरी की लिस्ट निकाल के देख लो उन्होंने पढ़ाई कहां से की है। आपको पता लगेगा लगभग सारे के सारे सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए। तो उसमें क्या होता था? फायदा यह था कि टीचर उसमें पक्षपात तो करता था, पर पक्षपात इतना करता था गरीबों के बच्चों को पीछे बिठाता था, अपने चाहने वालों के बच्चों को आगे बिठाता था। लेकिन जब चौक लेकर प्लेट ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करता था, पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना, तो जो पीछे जहां चप्पलें निकलती थी बाकी छात्रों की, वहां भी बैठने वाला कोई गरीब का बच्चा जिसमें लगन होती थी, जिसमें उत्साह होता था, जिसमें जिज्ञासा होती थी, जिसमें कुछ कम कर दिखाने का जज्बा होता था, वो अपनी मेहनत के दम पर उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह इतिहास लिखने का काम करता था। वहीं से दर्द शुरू हो गया कि जो लोग हजारों साल तक हमारे गुलाम रहे, जिन लोगों ने काम के बदले में कभी पैसे नहीं मांगे, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई, ऐसी कौन सी ताकत आ गई इनके खिलाफ? आज ये काम के बदले में पैसे मांगते हैं। 8 घंटे से ज्यादा काम अगर कर लिया
तो ओवर टाइम मांगते हैं। तो उनको समझ आया ये इन दो कारणों से हुआ है। ये दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, जो बोलने की इन बेजुबानों को जो ताकत आई है, ये ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इनके पढ़ाई के रास्ते खोलकर और सरकारी नौकरियों के रास्ते खोलकर इनको ये ताकत दी है। ये बात उनको समझ आ गई। अब उन्होंने कहा इसको रोके कैसे? तो उन्होंने क्या किया कि इस प्रजातंत्र के अंदर इस राजनीति की वजह से वोट तो मांगनी पड़ेगी सबसे, तो पढ़ाई तो छीन नहीं सकते, व्यापार छीन नहीं सकते, तो अब कैसे किया जाए? नौकरी भी इनकी बंद नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसका तरीका निकाल लिया, चूंकि दिमाग से ऐसे छात्र लोग बहुत ज्यादा क्लेवर हैं। उन्होंने दूसरा रास्ता क्या निकाला कि भाई शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि ये लोग पढ़ ही ना पाए। तो उन्होंने क्या किया, भाई सरकारी स्कूल में तो शिक्षा इतनी महंगी कैसे करेंगे? तो उन्होंने क्या किया, अब से तकरीबन 35 साल पहले धीरे धीरे पब्लिक स्कूल खुलवाने शुरू कर दिए। एक के बाद एक पब्लिक स्कूल खुलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खुलते चले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते चले गए, और सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती बंद कर दी। सरकारी स्कूलों को तबेला बना दिया। सरकारी स्कूल में पढ़ने का माहौल ही नहीं छोड़ा। जब टीचर पर्याप्त नहीं होंगे तो क्या क्लासें ठीक से लग पाएंगी? जब टीचर पूरे नहीं होंगे तो क्या स्कूल में पढ़ाई ठीक से हो पाएगी? वो जानते थे कि सरकारी स्कूल में किन के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आज जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, जो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल हैं, मैं बहुत अच्छे वाले की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे तो ऐसे हैं जिसमें 30-40 हजार एक महीने की पढ़ाई का खर्चा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो मध्यम दर्जे के अच्छे पब्लिक स्कूल हैं, उनके अंदर एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, फीस का खर्चा, उसकी किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, उसका ट्रांसपोर्ट का आने जाने का खर्चा, उसका ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चों को अगर जोड़ लिया जाए तो एक बच्चे की पढ़ाई पे 8 से 10 हजार रुपया खर्च होता है नहीं होता है? और हर परिवार में अगर कम से कम 2 बच्चे मान लें तो केवल 2 बच्चों की पढ़ाई पर 15 से 20 हजार रुपया महीना खर्च होता है नहीं होता? लेकिन हमारे देश के अंदर तो 90% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम एक महीने की 15 से 20 हजार रुपया बड़े मुश्किल से है, और 80% तो ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम एक महीने के अंदर 10 हजार रुपया भी नहीं है। तो अब इन गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे? कहां पे पढ़ेंगे? सरकारी में पढ़ेंगे ना। इसीलिए सरकारी स्कूलों को कमजोर किया गया, इसीलिए सरकारी स्कूलों में भर्तियां बंद की गई ताकि सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा कामयाब ना हो पाए। ये एक साजिश थी। इस साजिश के तहत इन गरीबों के बच्चों को पढ़ने से रोकना है, इन गरीबों के बच्चों को पढ़ने से रोकना है, ये एक साजिश थी। इसलिए इन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया, दीनहीन कर दिया, और प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए। तो जिनके पास पैसे उनके बच्चे ही बनेंगे अब तो अफसर। सरकारी स्कूल से बच्चे पढ़ के क्या अफसर बन पाएंगे जिस हालात में सरकारी स्कूलों को पहुंचा दिया? तो एक तरफ इन्होंने सरकारी स्कूलों को कमजोर किया, यानी उन्होंने सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दिया एक साजिश के तहत। और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में ज्यादा बजट खर्च करने की बजाय, सरकारी अस्पतालों को सुधारने की बजाय अपने उद्योगपतियों के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दिए, और ऐसे हॉस्पिटल खोल दिए एक बार आप जाके भर्ती हो जाओ तो लाखों का बिल आना निश्चित है, लाखों का बिल आना निश्चित है। और जब हालत ज्यादा खराब हो जाती है, लगता अब इनके कंट्रोल में नहीं है, तब कहते हैं किसी सरकारी बड़े अस्पताल में दिल्ली ले जाओ। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो ये साजिश समझनी पड़ेगी। इस अंधकार के समय में जब ना अच्छी सरकारी शिक्षा बची, ना अच्छा सरकारी इलाज बचा, ऐसे हालात में एक सरकार निकल कर आई, एक व्यक्ति निकल कर आया, आंदोलन से पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल के रूप में, जिसने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए अपने टोटल बजट का 26%, जो दुनिया की किसी भी सरकार के सबसे ज्यादा है, उन्होंने अपने बजट का टोटल 26% एजुकेशन पे खर्च करके सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया कि आज दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों से बच्चे नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। ये केवल और केवल एक जो जज्बाती व्यक्ति कर सकता है,
एक न्यायकारी व्यक्ति कर सकता है, जो समता में, मैत्री में, भाईचारे में, इंसानियत में, न्याय में भरोसा करता हो, केवल ऐसा ही नेता ऐसा कर सकता है। तो दिल्ली के अंदर टोटल बजट का 26% एजुकेशन में खर्च करके सरकारी शिक्षा के स्तर को बहुत बेहतरीन बना दिया और टोटल बजट का 13% खर्च करके सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बेहतरीन बना दिया। सरकारी अस्पताल बेहतरीन बन गए, निचले स्तर पर मोहल्ला क्लिनिक बन गए। तो ये केवल और केवल पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है जिसने ये करके दिखा दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य, जो शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्चा होता है, क्या ये सारा खर्चा सरकार को नहीं उठाना चाहिए? अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, क्या सबको सरकारी खर्चे पर अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अमीर हो या गरीब हो, क्या सबको इलाज सरकारी खर्चे पे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो एक तरफ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जिसने 2015 के चुनाव में कहा था हम लोग के आएंगे तो सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल को बेहतरीन करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ बिजली के दाम आधे कर देंगे और पानी 20 लीटर मुफ्त कर देंगे। और जैसे ही सरकार जीत के आई, 10 फरवरी 2015 को रिजल्ट आया था, एक सप्ताह बाद कैबिनेट ने मीटिंग रख के मीटिंग में पास करके ये देश की पहली सरकार है जिसने बिजली हाफ पानी माफ का वादा सरकार बनने के एक सप्ताह के अंदर पूरा किया। कुछ नेता कहते थे बीजेपी कांग्रेस के कि ये सब दिखावा है, सरकार बनने के कुछ दिन बाद ये सब बंद कर देंगे। आज तो सरकार वो तो बन के पूरा कार्यकाल करके दूसरी सरकार भी बन गई। लगभग 6 साल हो गए, लगातार बिजली हाफ पानी माफ का वायदा तो पूरा किया ही किया। बिजली 200 यूनिट माफ करने का वायदा नहीं किया था, लेकिन 200 यूनिट बिजली भी माफ कर दी। महिलाओं को बसों में यात्रा मुफ्त करने का वायदा नहीं किया था, लेकिन महिलाओं के लिए बसों में यात्रा भी मुफ्त कर दी। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त कराने का वायदा नहीं किया था, लेकिन बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी मुफ्त करा दी। और सड़कों पर एक्सीडेंट जिनके होते हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाने पर कभी कभी क्या अर्जेंसी है, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट कराना जरूरी है जान बचाने के लिए, और वहां लाखों रुपया खर्च होता था, लोग नहीं दे पाते थे। आज दिल्ली के अंदर एक व्यवस्था की गई है, जो भी व्यक्ति किसी एक्सीडेंट शुदा को हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको फरिश्ते माना जाएगा और 2000 रुपए इनाम के दिए जाएंगे। और जिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे उसका 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जितना मर्जी खर्चा है, पूरा का पूरा इलाज का खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी, और वो उठा रही है लगातार। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली की सरकार ऐसे कर सकती है तो क्या आपके उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती? अगर दिल्ली में बिजली सस्ती की जा सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती? अगर दिल्ली की सरकार स्कूल अस्पताल अच्छे कर सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती? कर तो सकती है, लेकिन उनको लगता है कि मंदिर मस्जिद के नाम पे ही वोट पड़ जाएगा, वो हिंदू मुस्लिम कराएंगे और उनको वोट पड़ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति करके पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को इन लोगों ने बांट दिया है। लेकिन आज जागने का समय है, संभलने का समय है। 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है। 2022 में क्या आप ऐसी सरकार बनाना फिर से चाहोगे जो जाति के नाम पे लोगों की हत्या कर देती हो? क्या ऐसी सरकार फिर बनाना चाहोगे जो धर्म के नाम पे किसी की हत्या कर देती है? या ऐसी सरकार बनाना चाहोगे जो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं बना सकती, लोगों के इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं बना सकती? क्या ऐसी सरकार बनाना चाहोगे? तो इस बार जिला पंचायत के चुनाव से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जिला पंचायत के माध्यम से हम अपने संगठन के निर्माण में लगे हैं। गांव गांव में जाके आम आदमी पार्टी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस जिला पंचायत चुनाव में हमारा साथ दीजिए। 2022 के अंदर अगर आपने इस जिला पंचायत चुनाव में हमारा साथ दिया तो हम वायदा करते हैं 2022 के अंदर
उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनाएंगे और सस्ती बिजली भी दिलवाएंगे, अच्छे स्कूल भी बनाएंगे, अच्छे अस्पताल भी बनाएंगे और जिस तरह की सुविधाएं फायदा दिल्ली की जनता को मिल रहा है वहां सरकार से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, उसी तरह के फायदे उत्तर प्रदेश की जनता को भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे। तो आप सिर्फ हाथ उठा के समर्थन कर देना। अगर आप चाहते हो कि आपके स्कूल अच्छे बने, अस्पताल अच्छे बने, तो क्या आप आम आदमी पार्टी का समर्थन करोगे? दोनों हाथ खड़े कर देना, मैं मान लूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी को कह दूंगा उत्तर प्रदेश तैयार हो रहा है और हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।